अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, फेडरल बजट आ गया और उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमारी जिन जिन लोगों से भी बात हुई है उनमें तो अक्सर लोगों ने ये कहा है कि बड़ा पॉजिटिव बजट है, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बजट है और बहुत ही ज़्यादा लोग ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जितने हालात ख़राब थे, उनमें इससे बेहतर बजट नहीं पेश किया जा सकता। ऑब्वियसली आइडियल तो कोई नहीं होता, लेकिन जो हालात थे उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि अच्छा बजट है। और मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखते हुए उन्होंने जिस तरीके से पेशबीनी की है, वो बहुत ज़बरदस्त। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे। दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा कि कराची बहरिया टाउन में वाक़या हुआ और उसकी काफ़ी हमने गूंज सुनी और उसके ऊपर काफ़ी लहदे भी हुई। वो क्या हो रहा है वहाँ पे, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे कि ये सिंधु देश की बातें भी हो रही हैं, कुछ और भी बातें हो रही हैं। तो इसका तजिया करने के लिए आज हमारे साथ बड़ा पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। एज़ यूजुअल सैटरडे नाइट स्पेशल के हमारे गेस्ट और जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जनरल अस्सलाम साहब। और उनके साथ तशरीफ वालेकुम। रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब, टू स्टार्ट बहुत विद यू, शुक्रिया, थैंक यू। जनरल साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं बजट के हवाले से, आज बजट को देख के आपका क्या रिएक्शन है? मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी चूंकि नब्ज जो है वो लोगों की नब्ज के ऊपर आपकी उंगली रहती है और आप देखते रहते हैं कि वो क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या, आप ट्रेवल भी बड़ा करते हैं। तो क्या सूरत हाल है, बजट के ऊपर क्या रिएक्शन है जी लोगों का, आम लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर भाई, ये बजट पहले बजट पिछले बजट से बहुत मुख्तलिफ है। पहली चीज तो ये है। और इसके अंदर तीन चार चीजें बड़ी ग्लेरिंग है। अ, आम लोगों को दरअसल बजट का समझ नहीं आता, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। आप गो टू द कॉमन मैन इन द स्ट्रीट, उस बेचारे को कुछ इतनी समझ नहीं आती बजट की। उसको इम्पैक्ट बजट का कुछ अरसे बाद पता चलता है, जब थिंग्स अनफोल्ड होती हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई और बात मुझे कुछ थोड़ा सा समझ आई है। खुद भी कोई हम इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है। पहली चीज तो इन्होंने एक चीज ये की है इस बजट के अंदर, कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए। और उसके अंदर जो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि लग्जरी आइटम्स जो हैं उनको डिस्करेज किया जाए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जाए उन एरियाज में जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अच्छा, जी। उसके ऊपर बहुत इंसेंटिवाइज किया गया है और इसका यकीनन बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और डबल इम्पैक्ट पड़ेगा इसलिए कि लोकल इंडस्ट्री स्पर होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी और इस तरह की चीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो इसके अंदर बजट के अंदर नजर आती है, वो जो इसके अंदर चेंज है, वो ये है कि इन्होंने पहली दफा इसके अंदर ये किया है कि बड़े जो टैक्स बेस को ना बढ़ाने के लिए बड़े रेडिकल मेजर्स लिए। और अगर ये मेजर्स कामयाब हो जाएं तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आए। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने रिटेल साइड को पकड़ा है, खास तौर पे स्मगल्ड गुड्स के ऊपर। पाकिस्तान में एक ह्यूज मार्केट है स्मगल्ड गुड्स की, और वो रिटेल मार्केट में आती है। और यू विल बी सरप्राइज कि ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं हमारे मुल्क में, जैसे इधर इम्तियाज मेगा मॉल है और इस तरह के बेशुमार कैश एंड कैरी खुल चुके हैं, उनमें आधा स्टोर भरा होता है इन आइटम से। दे डोंट पे एनी टैक्स ऑन दोज आइटम्स। नाउ दीज आइटम्स आर गोइंग टू बी टैक्स्ड, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज इन फैक्ट कि मोस्टली उन आइटम्स को किसी तरह अवॉइड किया जाता है कच्ची रसीद दे के। तो गवर्नमेंट एक इंसेंटिव क्रिएट कर रही है, एवरी मंथ शुरू कर रही है 25 करोड़ से, कि अगर आप पक्की रसीद लेंगे 25 करोड़ के आपको इनाम की कुर्रानंदाजी में आप शामिल होंगे। एंड इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू 1 बिलियन। ये मॉडल टर्की का है कि टर्की के अंदर लोगों को ये कहा गया कि टैक्स नेट में लाने के लिए आप जो रसीद लें तो वो पक्की रसीद लें, वो लोगों से कच्ची रसीद ना लें। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ इम्पैक्ट करने वाला होगा जरिया, जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी अच्छी इस साल प्रोडिक्शन की। और आई थिंक ये जो इन्होंने प्रोडिक्शन की है तकरीबन अराउंड 600 की, वो अचीवेबल हो जाएगी, खास तौर पे इस मेजर से। और जी। इसके अलावा जो एक और बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है, वो ये लिया गया है कि अब ये इनके पास जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये मुझे पहले भी पता था, बड़ा अच्छा डाटा है।
कि कौन कितना खर्च कर रहा है, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कौन किसके बिजली कितनी खर्च कर रहा है, टेलीफोन बिल कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं। नाउ दे आर गोइंग टू गो आफ्टर दोस पीपल, और उनको बड़े प्यार मोहब्बत से ये कह रहे हैं, नॉट दे आर गोइंग टू गेट आफ्टर देम, कि भाईजान ये आपने अखराजात किए हैं, और अगर आपने ये अखराजात किए हैं तो ये पैसा कहीं से तो आया आपके पास, ये आपका ही पैसा है, तो टैक्स तो आपका जीरो है। ठीक है ना जी। तो आप इन्होंने बजाय इसके कि पिरामिड को ऊपर की तरफ लेके जाए, ब्रॉड कर रहे हैं पिरामिड को, ताकि ठीक बात। ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स में। तो ये ठीक तीन मुझे बड़े ठीक रिडीमिंग फीचर्स ठीक लगे है, हैं। मैं इस पे जरा ब्रिगेड फारूक साहब का भी जरा ले लूं ओपिनियन क्या है। और खास तौर पे इस हवाले से ब्रिगेड साहब के हमने देखा कि कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इसमें ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है और हम देखेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि हम आफ्टर सर्टेन टाइम 1-2 साल के बाद फिर हम देखते हैं कि फिर हम वापस उसी बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी जो है उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया इसरार भाई। पहले तो आपकी बात सही है, ओवरऑल अगर समराइज किया जाए तो एक प्रो ग्रोथ इसको बजट कहा जा रहा है। मेरी नज़र में ये प्रो पीपल भी है, प्रो एग्रीकल्चर भी है, प्रो बिजनेस भी है, प्रो एनवायरनमेंट भी है। और एक मैं ओपनिंग रिमार्क में कह दूं कि इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट हाउस में एंटर कर रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा दूर से कि ये कैसा बजट हो, उन्होंने कहा सबको अच्छा लगेगा। कहा तो उन्होंने कहा सब खुश होंगे, कहा तो उन्होंने यही, लेकिन मेरा ख्याल है मेजॉरिटी सब खुश है, लेकिन एक तबका खुश नहीं है, और वो है हमारा ये जो फिक्स्ड इनकम तनख्वाहदार सैलरी क्लास पेंशनर क्लास, जिनको 10% पे टरका दिया गवर्नमेंट। और 3 साल और से उनको और हिट भी उनको सबसे ज्यादा लगती है। 3 साल से वो फिक्स्ड इनकम वाले लोग जो हैं, वो जनाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेंशनर, वो इस इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 3 साल से। और हो सकता है कि इसमें एक ये एंगल भी हो गवर्नमेंट का कि एक पे कमीशन उन्होंने नरगिस सेठी की सरबराही में बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि इसको अब ये कह रहे हैं कि ये जी 10% एक किस्म का एडहॉक रिलीफ है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब पे एंड पेंशन कमीशन की प्रॉपर रिपोर्ट आती है तो फिर ये मादी की तरह ये 10% जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और उनके पे स्केल तमाम चीजें जिनको दोबारा देखा जा रहा है उस पर ये जम हो जाए। लेकिन फिर भी उस पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पीपल वर लुकिंग फॉर अ गुड रिलीफ इमीडिएटली इन दिस बजट, क्योंकि रेवेन्यूज की कलेक्शन भी रिकॉर्ड हुई है, हालात फाइनेंशियल बेहतर हुए हैं। तो लिहाजा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितनी पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म हो रही है, जितना मीडिया में इस पे बात हो रही है, ऑपोजिशन इस पे बात कर रही है, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये quite possible they might at least रिवाइज इट। revise it by about 5%, कि चलो 10 नहीं, कम से कम फॉर द टाइमिंग इनको 15% तो दो। तो जिसको कहते हैं ना, चलें कोई बात नहीं अगर इतना भी हो जाए, लेकिन ऑल्दो मैं समझता हूँ कि 20% से कम नहीं होने चाहिए। जनरली स्पीकिंग ब्रिगेड साहब, जो इम्पैक्ट आया है मैंने देखा कि पिछले साल की निस्बत इस दफा जो एक ओवरऑल जो वाइब्स आ रही हैं लोगों से बात करने के बाद, वो तो यही है कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। मुझे जिन जिन लोगों से भी, देखिए, खासतौर जो हाँ, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही नहीं, कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त बजट है। इसका पहला रिएक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मंडे को मैं देख रहा हूँ कि जब स्टॉक मार्केट खुलेगी, क्योंकि बिजनेसमैन को, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को इतनी मराद दी है, इतना बिजनेस फ्रेंडली कर दिया है कि इसका पहला इम्पैक्ट जो आएगा वो आना चाहिए मंडे ट्यूसडे को जब स्टॉक मार्केट चलेगी। अभी वो 48,000 को इंडेक्स को क्रॉस कर गई है। मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कल रात को प्रेडिक्ट किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो इनिशियल एकदम शार्प राइज आएगा उसमें ये 50,000 का एक बड़ा जो साइकोलॉजिकल बैरियर है और बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर है, गालिबन अगले वीक, ये चले कह दें अगले चंद दिनों में, लेट्स बी ऑन द सेफ साइड, ये स्टॉक मार्केट क्रॉस कर जाएगी, बिकॉज सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। इवन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल एक प्रोग्राम में कामरान खान साहब के सामने कह दिया कि हाँ, मैंने जितने बिजनेसमैन से कराची में टॉप लोगों के चेंबर्स वालों से बात की है, ओवरऑल जो है सब कह रहे हैं कि दे आर सेटिस्फाइड। इफ द बिजनेस कम्युनिटी सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट का काम जो हो गया। अब आपका जो सवाल था सस्टेनेबिलिटी का, मैं क्विकली इसका जवाब दे दूं। देखिए, मुझे इसलिए सस्टेनेबिलिटी लग रही कि होगी कि इस साल $29 बिलियन तो इसरार भाई आपने भेजे हैं बाहर से पाकिस्तान, ठीक है ना जी, उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है।
गवर्नमेंट जो है वो तो आसमान पे चली गई है। इकोनॉमी का पहिया बहुत हो गया तेज पाकिस्तान में पिछले 7-8 महीने से। अब जब ये और ज्यादा प्रो ग्रोथ है, बिजनेस फ्रेंडली है, और एक्सपोर्ट्स जो है, इन एक्सपोर्ट्स का टारगेट इन्होंने अब रख दिया है अभी $25 बिलियन, और ये कह रहे हैं कि इसको हम 30 तक ले जाना चाहते हैं, जो टारगेट चला जाएगा। इन्होंने रखे हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, तो वो जाएगा। और इनके जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी $24 बिलियन के करीब है, वो भी मेरा ख्याल है बाय द एंड ऑफ दिस लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आपने जो कहा कि आपने भेजे हैं, ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ब्रिगेडियर साहब, उनको इंसेंटिवाइज करने की अशद जरूरत है, उनके लिए आसानियां पैदा करने की बहुत शदीद जरूरत है। अगर नहीं किया जाएगा वो तो हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। देखिए मैं लास्ट जुमला बोलता हूँ, फिर आपने जनरल साहब से बात करनी होगी। वो हो रहा है, और उस पर देखे एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को इतना ये कानूनी है, अब वो कानून पास हो गया नेशनल असेंबली में, उनकी जो वोटिंग होगी, राइट टू वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और मेरा ख्याल है ये ऑनलाइन वोटिंग जो होगी, इसका अब ये सिस्टम बना रहे हैं, 2 साल पड़े, काफी टाइम है फॉर देम टू परफेक्ट। और आप एक और चीज नोट कर लें, नादरा के चेयरमैन भी आ गए ना नए वाले, वो भी कुछ करेंगे। हाँ, वो कनाडा चले गए थे, वो जनाब, उनका नाम है मलिक, शायद मलिक, मैं जी, नाम हमारे दोस्त हैं तारिक मलिक साहब, बड़ा तारिक मलिक साहब, वो जो जिनको हैरेस करके भगाया गया था पाकिस्तान से, मैं कहता हूँ। और वो शख्स ने, उन्होंने मुझे खुद कहा चंद हफ्ते पहले ऑन दी इंटरनेट, जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात करते, कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, मेरे वक्त पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमने तैयार की थी नादरा ने, और हम इसको चलाने लगे थे, हम तो और आगे जा रहे थे। इन लोगों ने फिर ये वेस्टेड जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने कहते कि हमें, मुझे पे हैरेस करके, और आई हैड टू लीव द कंट्री, क्योंकि ये कुछ कराने लगे थे कुछ हलकों में, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ दोज, जो इमरान खान का जो केस चल रहा था, जो मांग रहे थे, 4 हल्के जो मांग रहे थे। जी बिल्कुल, 4 हल्के। तो मेरा ख्याल है सस्टेनेबल होगा। और शौकत तरीन, मैं नोट कर रहा हूं, is generating a lot of confidence in the people and as well as in the optimism and inside the business community. वो खुद बिजनेसमैन आदमी है, बैंकर है जनाब, पहले भी फाइनेंस में रहे, तो मुझे तो ओवरऑल सूरत हाल बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। ठीक है जनरल साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि तमाम इकोनॉमी हमारी जो है, उसका इंजन जो है वो हमारी ज़राअत है, हमारी एग्रीकल्चर है। वो जो सेक्टर है उसको आप भी, जाहिर है आप भी डील करते हैं। मुझे ये बताएं कि एक किसान जो है वो आज क्या कॉन्फिडेंट फील कर रहा है इस बजट के बाद? क्या वो समझता है कि उसकी जो आरजुएं हैं, जाहिर आपको पता है कितना पिसा हुआ है किसान, तो अगर उसको हम रिलीफ दे देते हैं और अच्छा रिलीफ दे देते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? आप समझते हैं कि इसका फ्यूचर पे जाके इम्पैक्ट पड़ेगा? इसार भाई, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि किसान जो है वो पिसा हुआ है। और इस साल किसान, मैंने जैसे आपको कहा है कि अल्लाह के फजल से फसलें अच्छी हुई हैं, उसको कुछ रकम मिली है, वो पांव पे खड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं जंगीर तरीन की स्पीच सुन रहा था, शौकत तरीन की, शौकत फाइनेंस मिनिस्टर की। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि हम ये जो इस साल मेजर्स ले रहे हैं, इस साल इन तमाम मेजर्स की वजह से वी विल हैव ग्रेटर फिस्कल स्पेस अगले साल। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरा पक्का यकीन है कि पाकिस्तान में एक चीज बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है, और वो एग्रीकल्चर। तो मैं वो सारी फिजिकल स्पेस जनरेट कर रहा हूं एग्रीकल्चर के लिए। इट विल बी अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर नेक्स्ट ईयर। देखिए इसरार भाई, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी लाने की अशद जरूरत है पाकिस्तान में। अभी किसान ने अपना पेट भरा है, उसने टेक्नोलॉजी इंडक्ट नहीं की, जिसकी असल जरूरत मैं कह रहा हूं बार बार है। उसके लिए रकम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छा बीज चाहिए, आपको लैंड को सही तरह से। मुझे अब पता चला है कि लैंड को टिल कैसे करते हैं, उसके लिए लेजर लेवलर की जरूरत है। वो महंगी चीजें हैं जी। ये तमाम चीजें जब होंगी तो वो उन्होंने कहा है कि हम डोर स्टेप पे लेके आए। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना जी, किसान की प्रोड्यूस, मैं आपको बताऊं, तबाह हो जाती है पड़े पड़े। 15 दिन का 10 दिन का फर्क पड़े तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, फसल जाया हो जाती है। तो देयर इज अ नीड मोर टू मेक इट मोर एक्सेसिबल,
फॉर किसान के लिए कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो पिकअप कर ली जाए जल्दी। ये भी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर अब हम एड्रेस करें। बट कमिंग बैक टू यू अगेन, एक दो चीजें मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ जी, जैसे ब्रिगेडियर फारूक ने बात। अच्छा, ये बिल्कुल इन्होंने कहा कि लोग 15% एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंक्रीज होगी पे की, और ये कम हुई है, इसमें बिल्कुल शक की कोई बात नहीं है। पीपल आर डिसअपॉइंटेड। लेकिन मैं एक और चीज भी आपको बताऊं कि पिछले 3 दिन पहले पाकिस्तान के पेंशन के फिगर रिलीज हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो पेंशनेबल लाइबिलिटीज हैं पाकिस्तान की अनसस्टेनेबल होती जा रही है, और अभी तक जितनी हुकूमतें आई हैं दे आर बीन पुटिंग इट अंडर द रग। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की पहली गवर्नमेंट है जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नवर्दजमा होने के लिए उन्होंने एक कोशिश शुरू की है, और पेंशनर के हक में ही फैसला करेंगे। लेकिन ये जरूरत है, उसको पेंशन को एक इंश्योरेंस से भी लिंक किया जाता है, एक सिस्टम है बाहर का, उसको बहुत ज्यादा। एक होती है डीसी, डायरेक्ट पेंशन, एक पीसी होती है जिसमें पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है। हमारे मुल्क में डीसी मॉडल चल रहा है, लोग सब के सब पीसी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। उसमें लायबिलिटी स्टेट की नहीं रहती, बल्कि आप इसको लेके पेंशन को किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं और लायबिलिटी किसी और के ऊपर चली जाती है, हुकूमत पे नहीं रहती। अच्छा, ये काम हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा था, रेमिटेंसेस की आपने बड़ी अच्छी बात की है, रेमिटेंसेस आनी चाहिए। और मगर शौकत तरीन ने एक बात कही, एंड आई थिंक बड़ी सस्टेनेबल बात की है। उन्होंने कहा जी देखिए, बात यह है कि रेमिटेंसेस अपनी जगह बड़ी अच्छी चीज है, मगर ये एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसमें बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, और इसलिए हमारा जो बजट है, हमारी कोशिश ये है कि वो रियल फाउंडेशन पे खड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस। अभी सबसे बड़ा चंक रेमिटेंसेस का है, जैसे ब्रिगेडियर फारूक कह रहे थे, वो दे डोंट वांट दैट इट शुड रिमेन लाइक दिस, बिकॉज वो सस्टेनेबिलिटी और एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर बीच में रहेगा। और ठीक है। देर आर, यू सी, फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो रूल्स बदल देती हैं। हाँ 100 हाँ चीजें हो सकती है ना जी, दे कैन ट्विस्ट योर टेल। तो इसलिए ठीक, सॉरी, मेरा हिल गया फिर जरा। कोई बात। अच्छा, तो ये दूसरी एक चीज मैंने बीच में ऐड करनी थी, ठीक विच वाज ठीक वेरी ठीक इंपॉर्टेंट। ठीक है ना ठीक जी? है। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कि जरा मेरे। ब्रिगेडियर साहब के भी जरा इनपुट ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखते हैं लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या है। पीपल आर सो एक्साइटेड अबाउट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। आपको रिमिट करने के लिए जो रिमिटेंसेज आपने अभी जरा जनरल साहब ने बात की है, देखिए जो यहाँ पे लोग हैं वो सबसे बड़ी जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे वो सिक्योरिटी नहीं उनको मिलती। वो उनके लिए जो केसेस हैं, कोई अगर घर बना के वहां पे बैठा हुआ है तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। कोई अगर वैसे इन्वेस्ट करता है तो वो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का पता नहीं चलता। बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज में है, उन्होंने आके बेड़े घर किए हैं सब के सब। तो वो कहते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कैसे बनाया जाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये कंसर्न है पूरे लोगों के लिए। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल में जब से ये प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल, ये वाली जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसमें कई केसेस मैंने सुने हैं पिछले चंद महीने में, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपना जब कंप्लेन किया, इंक्लूडिंग पीपल इन पाकिस्तान, के जनाब हमारा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, फलां ने कर दिया, तो पुलिस एक्शन नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी एक्शन नहीं कर रही। तो एक्चुअली मैंने देखा है कि उन लोगों के केसेस रिजॉल्व हुए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़ी सख्त चाबी दी गई है उन तमाम मैनेजर्स ऑफ दैट वेबसाइट, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इज केप्ट इन पिक्चर के कितने केसेस आए, कितने केसेस रिजॉल्व हुए, कितने लोगों को उनके अपना लैंड और कब्जा वाली जो चीजें वो वापस मिली हैं, जिनको कोई और रिलीफ मिलना था मांग रहे थे, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या पुलिस उनके रास्ते में आ रही थी, तो उस पे भी तो एक वो स्पिरिट है। लेकिन आपकी बात सही है कि कल को ये गवर्नमेंट अगर नहीं होती तो अगली गवर्नमेंट फिर वो फिर क्या पुरानी हो, अगर माइंडसेट वाली आ जाए तो वही फिर वही मामला सस्टेनेबिलिटी की शुरू हो बात है ना। जाएगा, हाँ हाँ सस्टेनेबिलिटी वाली बात। हाँ। इसके लिए ले मेरा ख्याल है इनको कुछ थोड़ा बहुत कोई कानून साजी को ऐसी चीज करनी पड़ी। मुझे याद है 1-2 दफा मैं गवर्नर सरवर साहब को मिला था लाहौर में, तो वो भी यही बात करते थे, कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एज गवर्नर पंजाब मैं उन लोगों की मदद कर सकूं
ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको प्रॉपर्टीज में ये कब्जा माफिया और ये और कब्जा माफिया है, आपको मालूम है कब्जा माफिया बहुत हैं बड़ा, जो कि बहुत बड़ा। ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज पे नाजायज कब्जा करके बैठे। तो ये एक इशू है जिसका मेरे ख्याल में अभी तक कोई अगर मैं भूल रहा हूँ कोई कानून साजी हो या ऐसी चीज अभी सामने नहीं, नहीं आई। और गवर्नर एक सरवर साहब ने भी कोई खास काम नहीं किया इस हवाले से, ये भी मैं आपको बता दूं। वो हाँ, सिर्फ पर ये बातें कि शातें ही होती हैं। इंडिविजुअल टू लेवल के ऊपर जो भी आई हैं वो भी प्रॉब्ली दे बीन डूइंग इट। ठीक, ठीक, लेकिन ठीक। सस्टेनेबिलिटी में एक और फैक्टर है और वो ये कि ये कह रहे हैं कि जी हमने अपनी ग्रोथ रेट को अगर 6% तक ले जाना है, 5% तक, 4.8, 5% तक अगले साल और उससे अगले साल 6% तक। तो वो कह रहे हैं हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को और जो है यानी और कि बढ़ाना है। आजकल होगी ठीक, 23 बिलियन डॉलर, ये चाहते हैं कि 30 अरब उससे भी क्रॉस करें ताकि जिस तरह जल्द शायद करें वी डोंट हैव टू डिपेंड। कल को इसरार भाई जो है वो मुकर जाए कि नहीं जी मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कनाडा में है, तो फिर आप अपनी रेमिटेंस नहीं भेजेंगे और अमेरिका नहीं में और भेजेंगे। पूरे सही बात, जहाँ पे लोग हैं। सही बात। सो वो सही बात है कि इट इज नॉट 100% रिलायबल, ठीक, लेकिन बहरहाल चले अभी इमरान खान की अट्रैक्शन, उसके जो करिश्मा है उसकी अट्रैक्शन की वजह से लोग जो है दर दर ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मैं समझता ठीक। हूँ पाकिस्तान बचाने में चलें। इकोनॉमिकली इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी का एक बड़ा हाथ है। एक जुमला मैं और कह दूं, इस ठीक। पूरे बजट में जिस चीज की मुझे खुशी हुई है कि कभी पाकिस्तान के हमने हमेशा बजट अटेंड करते रहे, सुनते रहे, मतलब अटेंड का मतलब है कि हम सुनते रहे हर साल के पत्री कितनी हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, ये एक हो जाता। इस मरतबा जो मेन चीज आई है वो जनाब ये जो इन्होंने 91 बिलियन रुपीज रखे हैं फर्स्ट टाइम 4 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और दासू बहुत बड़ी बात। फॉर भाषा डायमर भाषा एंड नीलम झेलम और चौथा ये अपना मोमेंट डैम। तो अब आप ये देखें कि कितनी फॉरवर्ड प्लानिंग और विजन का मुजाहरा किया जा रहा है यहाँ, विच मीन्स के आज से चंद साल बाद ये वाटर स्टोरेज के इश्यूज, ये क्राइसिस, सिंध प्रोटेस्ट कर रहा है, पंजाब को पेशा ठीक। किया जा रहा है कि आप हमारा वो पानी बेहतर खा हो गए, जाएगा। ये वो अच्छा, अब जरा वो सिंध, बेहतर हो। आपने सिंध की बात की, मैं सिंध की जरा बात अब जनरल साहब से जरा पूछूं। सिंध की बात जो है वो करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज तो ये है कि जो बिलावल साहब को, और आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 148 को इस्तेमाल करते हुए वहां पे अपना एक्शन कोई ले। अब ये मुझे बताएं कि सिंध की सूरत हाल तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है वहां पे, लोगों की तो हालत जो है आपको सबको पता है। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि वफाक की और सिंध की मुसलसल लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ हम बहरिया टाउन के मामला को भी देख रहे हैं कि वहां पे जो हमने देखा कि एक सिंधु देश के नारे लग रहे हैं, वहां पे जो अटैक हुआ, ये दोनों को जरा लफ करके मुझे बताएं कि इसमें हुआ क्या है। इसरार भाई, दिस इज अ लिटिल अलार्मिंग सिचुएशन, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। एक तो आपने पहले भी एक दफा बात की, 18th अमेंडमेंट ने तो ऐसी कमर तोड़ी है कि पाकिस्तान को फेडरेशन से को फेडरेशन बना दिया, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और आप ये देखें कि अगर कोई भी फेडरल कोई भी अगर जाके वहां बात करता है कराची की इधर की, तो इनके 18th अमेंडमेंट इनके हकूक सलब होना शुरू हो जाते हैं और फौरन ये इस बात का ये फ्लैग रेज कर देते हैं। अच्छा, ये जो बैरियर टाउन का इशू हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा डेप्थ में भी देखा है। लेट मी टेल यू, इट वाज अ प्रिसीजन वर्क। द टारगेट्स वर डिफाइंड बिफोर। द पीपल हु केम दे केम ऑन बसेस, दे केम स्पेसिफिकली फॉर दिस टास्क। वो आए, आके काम करके चले गए, ठीक है ना जी। और उन्होंने जय सिंध के झंडे लगाए हुए थे बाय द वे। अब व्हाट वाज द पुलिस डूइंग? बाकी लोग क्या कर रहे थे? किसी ने कोई इंटरवीन नहीं किया। और वहां पे यही लोगों तो को, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब सुन ले मेरी बात, जो अलार्मिंग चीज मैं कहने लगा हूं, लोगों को कहा जा रहा है क्योंकि उधर बड़े बैरियर टाउन में बाहर से बड़े लोग आते हैं, उसकी एनवायरनमेंट अच्छी होती है, डेवलपमेंट अच्छी होती है। उन्हें कहा जा रहा है आप इस जगह को खाली करें, वरना हम आपको जबरदस्ती इविक्ट करेंगे। आप इससे इस जगह को खाली करें, छोड़े। एंड आई हैव हर्ड अ फ्यू पीपल सेइंग नाउ कि वी विल सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड मूव समवेयर एल्स। अच्छा, दिस इज वेरी अलार्म। ठीक है ना जी, कि आप एक ऐसी फिजा क्रिएट कर देते हैं कि जी ये लैंड तो हमारा लैंड है, आप तो कोई किसी पराये कौम से ताल्लुक रखते हैं, आप यहाँ पे आपने कब्जा कर लिया। अच्छा, बात दरअसल ये है कि बहरिया टाउन जहां भी जाता है वहां एक छोटी कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट होती है।
ये जो इलाका जहाँ बैरियर टाउन ने लैंड लेके ये बैरियर टाउन बनाया है कराची में, कराची का एक्चुअली एक किस्म की फूड सप्लाई का एरिया था मलिर का। 50 से 80 फुट नीचे यहाँ वाटर टेबल थी और यहाँ लोग फार्मर सब्जियां ग्रो करते थे, विलेजर्स, और कराची में बेचते थे। उनको विक्ट किया गया और उनको धेला नहीं मिला। अच्छा, वो गाहे बगाहे आके वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, मगर वो गरीब लोग हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो इस तरह के आर्म्स उठा के आए और ये काम करें। बल्कि उनका जो लीडर है उसने बयान भी दिया कि हमें तो पता ही नहीं, हम में से कोई भी नहीं था। लिहाजा ये एक प्लानिंग से हुआ है, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। लेट मी टेल यू, फ्रैंकली टेलिंग यू, सिंध गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन इट। अच्छा, एक मैं किसी को सुन रहा था वो तारिक इस्माइल सागर साहब हैं, वो कहते हैं जी ये सिंध में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किया ही है, जब बच्चा जवान होता है तो वो जय सिंध में चला जाता है, जब वो अधेड़ उम्र में होता है तो पीपल्स पार्टी में चला जाता है, और जब बुढ़ा होता है तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ जाता है। अंदर से सारे एक ही हैं, ठीक है ना जी, दे आर वन एंड स्टॉक ऑफ द सेम थिंग टुगेदर। अच्छा, ये एक जो चीज हुई है इसने, मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में, अच्छा, और खामोशी है, हमें लोगों को जलाया गया, प्रॉपर्टीज को, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा यस, भाई, पूछा जाए, भाई कोई तो पूछे, भाई इंक्वायरी करें, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कुछ भी नहीं। पकड़े उनको, सजाएं दें उनको, जिनको जिनका नुकसान हुआ है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, और उसके अलावा उनको कॉम्पनसेट किया जाए। यानी कि पीपल हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंट। दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेंड अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस। लिहाजा मेरी ये दरखास्त है कि अरबाब इख्तियार से जो भी है कि इसको देखें बड़ा केयरफुली इन डेप्थ कि ये क्यों हुआ है, इसके क्या मुहर्रकात थे, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, वो पाकिस्तान खप्पे वाले दिन गए क्योंकि पीपल्स पार्टी को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ये इमरान खान का जो आखिरी साल है, इन्होंने फार्मर्स के दिल जीत लेने हैं, ये फिजिकल स्पेस मिली, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी देनी है फार्मर को, उसकी आउटपुट दुगनी हो जानी है, तो किसने इनको पूछना फिर, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये सिंध सिंध का अपने फार्मर जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर, जनरल साहब, जो सिंध का फार्मर है ना, और सिंध का आम आदमी जो है, वो इतना पिसा हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि वो इनके खिलाफ जाने से डरता है कि अगर हम गए तो ये तुम्हारे घरों को आगे आग लगा देंगे, जिस तरह भी ये लगा देते होते हैं, आपको पता तो है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना जी कि ये इस तरह के केसेस को मिसाल बना के, मतलब वहां पे जो कुछ भी होता है, कोई भी इस तरह की चीज होती है जिसपे सिंध गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करती और नहीं करती। जैसे कि ना कच्चे का इलाका डाकू, हम मेजर थे तो एविएशन से हेलीकॉप्टर जाके वहां कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करते थे, वो फिर वहां पैदा हो जाते हैं, और आधी पुलिस उसमें मुलवस है, आधे लोगों तो से सिंध पुलिस के लोग वो डाकुओं को भर्ती किया हुआ है, इन्होंने हाँ, हाँ। खुद भर्ती किया हुआ है, यकीन करें। तो भाई इनको पूछगिछ करने की जरूरत है, बस सिर्फ आईजी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, द नहीं, होल लेकिन लेकिन सिस्टम। मुझे ये बताए ना, कैसे हाँ, करेंगे ये असल, तो कैसे, ये अभी आज आज फवाद चौधरी ने कहा है ना कि 148 लगाएं, अब वो कैसे करें? अब वफाक तो कह रहा है, देखें, एक तरफ वफाक का देखें, वफाक ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि सिंध जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा देखें, अब मैं तो कोई बड़ी बात मेरी जेहन में नहीं आती सिवाय इसके कि गवर्नर राज लग सकता है। मकसद कोई ना कोई एक टूल तो गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए इनको रेन डाउन करने के लिए, बिकॉज बात सारी ये है, इस तरह नहीं चल सकता इसरार भाई ये काम। आप देखें ना जैसे ये कर रहे हैं, तो भाई एक टूल और एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक अगर है, लॉलेसनेस का एक गवर्नर लेवल आ राज, जाता है। ब्रेक साहब, आपका क्या ख्याल है, गवर्नर राज इज द सोल्यूशन? देखें गवर्नर राज बिल्कुल, ये तो काफी पहले सिंध में लग जाना चाहिए था। प्रॉब्लम ये कि 18th अमेंडमेंट में गवर्नर रूल जो है उसको इन्होंने इतना पेचीदा बना दिया है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जनाब वो पहले सिंध असेंबली में पता नहीं शायद 2/3 से वो अपना रेजोल्यूशन पास होगी, फिर ये होगा, फिर फेडरल लेवल के ऊपर वगैरह वगैरह, ये तमाम जिस तो इट हैज बिकम टू डिफिकल्ट। वो बड़ा पेचीदा मामला है। मैं ये जो जन शायद करें कि ना सिर्फ 18th अमेंडमेंट की जरा उनकी चीज मर्जी के मुताबिक ना तो वो 18th अमेंडमेंट का वावेला करते हैं। नॉट ओनली दैट, जरा सी बात हो वो कहते हैं जनाब बांग्लादेश बांग्लादेश 71 में कैसे बना था, हमें उस तरफ मत धकेलें, हमें दीवार से मत लगाएं। ये जरा ये पानी का मामला हुआ है, अपने लोग इनके जो है, कामरान खान का पिछले साल का प्रोग्राम देख लें, पूरा प्रोग्राम मुझे अभी भी याद है, जिसमें उसने बताया कि कैसे पानी इनकी अपने वडेरे अपने
MNA MPs अपने पॉलिटिशियन जो है वो कैसे पैसे वो तो खैर इस दफा भी प्रूव हो गया है, वो तो इस दफा भी प्रूव हुआ है ना। जी, मैं कहने का मतलब ये है कि इस मर्तबा उनको नजर ये आ रहा है कि 2 साल में वो इमरान खान ने मामला इतना खोल दिया है कि 2 साल के बाद जो इलेक्शन हुए कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए इनके साथ। तो हो क्या रहा है, जरदारी साहब मेरा ख्याल है उन्होंने अपना वो सिंध कार्ड खेला है बड़े बड़े जोर शोर से, और GSN वालों को साथ मिला के तो ये सारा मामला किया गया है। जिस तरह एक बलूचिस्तान में अगर आपको याद हो, इन्होंने जल वो जब वहां पे एजुटेशन हुई थी तो कैसे पंजाबी सेटलर्स और वो वाले मामला जो थे उनको इन्होंने आप बेसिकली मार ये मार कह के रहे निकाला हैं था। ब्रिगेड साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग द फेडरेशन, जरदारी साहब ने मिलके इनके साथ मिलके ये इंप्रेशन दिया है कि अगर आपने हमें छेड़ा तो यहाँ पे सिंधु देश की बात हो सकती है, यहाँ पे जय सिंध की बात हो सकती है। एग्जैक्टली ये उन्होंने किस्म का थ्रेटन किया, उन्होंने किस्म का ब्लैकमेल किया गवर्नमेंट को कि जनाब आप हमारे इस इलाके में मत आए, बिकॉज फिर हम बहुत कुछ आपके लिए कर सकते हैं। और ये आपको एक हमें डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि ये कैसे GSN और सिंधु देश जिंदाबाद के उनके पास प्ले कार्ड्स थे। और इसी तरह ये डाकू वाला मामला जो है वो फिर एक्सट्रीम साउथ पंजाब और सिंध में वो फिर मामला जो है वो रिवाइव हो गया। सो एक्चुअली ये लोग सारे ये खुद गड़बड़ करते हैं अपना पीपल्स पार्टी वाले, बिकॉज दे नो कि दे आर इन अ बैड पोजीशन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। जर्नलिस्ट जो उनके खिलाफ बात करता है, जो बात खिलाफ करता है बहुत ज्यादा कर दे तो उसको मरवा देते हैं, और जो ज्यादा छेड़छाड़ करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में छेड़छाड़ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सवाल पूछते हैं उनको पसंद नहीं है तो उसको उसकी छितरौलिंग उसकी फेंटी पड़ जाती है उसको। सो बेसिकली ये मामला वही है। एंड मैं जो इसका हल मैं बता रहा हूँ, हल क्या है, गवर्नर रूल लग नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली 13 साल हमने देखा सिंध को इसी तरह चलते हुए, कोई मीनिंगफुल सारा पैसा वहां पे पब्लिक मनी जो जाता था NFC अवार्ड वाला, वो आप पता नहीं कितना पैसा स्किम ऑफ हो जाता, किधर चला जाता था, बाहर जाता था ऑब्वियसली इनके एसेट्स और ये अकाउंट्स और ये सारी चीजें। Supreme Court should take a notice and they should form a judicial commission headed by a Supreme Court judge कि जनाब ये सिंध में ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, कौन इसके पीछे है। It should be a proper judicial commission। मैं आपको एक और क्विकली बात बता दूं, वो खबर गायब ही होगी। खबर क्या थी कि जो मलिक रियाज साहब ने 460 अरब रुपए की पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी 2 साल पहले, 25 अरब डाउन पेमेंट, और ये मलिर वाला लैंड उन्होंने औने पौने लिया जरदारी से, सिंध गवर्नमेंट से करा लिया, और उसके बाद 2.5 अरब एवरी मंथ। वो उस पे चंद महीने पहले खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कमेटी बना रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये पैसा जो हमने इकट्ठा किया क्योंकि मनी वॉज बीइंग डिपॉजिटेड द सुप्रीम कोर्ट, ये सिंध गवर्नमेंट को नहीं जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजन कि ये माल खा जाएंगे। उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज विद एमिनेंट पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, कि वो ये जो इसका एक्सपेंडिचर है ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, सड़कें, ये वो कमेटी खर्च करेगी। वो खबर ही गायब होगी। मुझे याद है कि कुछ ये सिंध गवर्नमेंट वाले को अपील में गए थे कि निधि ये पे हमारे साथ जाती है, ये पैसा आप हमें दें। हाँ ठीक है, चलें इस पे देखते हैं। और अच्छा, मैं देखो मैं आखिरी एक बात करूं जी, वो इसार भाई, ये जो हमारे दोनों है ना जी दोस्त, ये जो PPP और PMLN, मैं आपको एक और फैक्टर में आपको बताऊं, इनको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, ठीक है ना जी। अमेरिका को सख्त तकलीफ है, को अड्डा बड्डे की जरूरत पड़ी हुई है उन्हें बेताजा। अब तो सरेआम उनके लोग कहते हैं हमें बहुत ही दर्द है, हमें ओवरसी करना है, हमने देखना है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान ही चाइना भी उन्होंने देखना है, सब कुछ देखना है, और आइडियल लोकेशन पाकिस्तान की है। अब वो हाथ जोड़ के, कभी हाथ जोड़ते, वो देखा नहीं, एक बदमाश होता है ना जी, वो कभी हाथ जोड़ता है, कभी पीछे से थपकी देता है, कभी प्यार करता है, कभी कुछ। अब उन्हें समझ नहीं आ रही वो करें क्या। और भाई तुमने हमें दिया क्या पिछले 20 सालों में, 15 सालों में, डू मोर, और अभी भी क्या किया। बाइडेन ने को कॉल किया इमरान खान को, बंदे भेजते जा रहे हैं, कभी ब्लिंकन, कभी किसी का फोन, और भाई तू खुद बात कर, खुद तो बात करता नहीं है। लेकिन एक चीज देख लें, आपके वजीर आजम साहब ने इनकार किया, आपके वजीर आजम साहब ने उनको अपनी औकात दिखाई कि जनाब आप इस तरह बात नहीं कर सकते हर एक मुंह उठा के।
जो पहले पहले होता था इस तरह। और दूसरी बात यह है कि इसकी अब ये अमेरिकन इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, ये इसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। That's what I'm saying. एक बात को देखिए, एक मिनट फरूक, ये जरदारी और ये जो हिंदू देश और ये जो बातें हो रही है ना जी, ये क्या है? ये यही प्रेशर डाल रहे हैं इमरान खान की, है ना जी। और क्या ये इंडायरेक्ट प्रेशर है? ये नवाज शरीफ हुआ, ये शहबाज शरीफ हुआ, ये बिलावल हुआ, ये सारे लोग यही है। फरूक भाई फाइनल वर्ड जी। क्विकली मैं ये बड़ा आई एम वेरी थैंकफुल कि जनरल शाहिद ने ये एक ऐसा एंगल निकाला जो वाकई बड़ी पाकिस्तानी के ज़हन में है कि ये बाय डिजाइन हो रहा है और दे यूजिंग द पीपल्स पार्टी, खासकर अफसर जरदारी इनको, कि जनाब आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी इस तरह का दबाव जो है वो डाला जाए। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि 3-4 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका ने, आप देखें कैसे वो बदनीयत लोग हैं, कैसे वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म कि हमने क्या करना है। उन्होंने जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपनी सिंधी ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी सिंधी में, और बकायदा खबर आई कि they've allocated I think a few $million for that program। तो मैं जब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ प्रोग्राम करता था तो मैं ऐसी शरारत मुझे आई, मैंने कहा जी मैं 15-15 मिनट उनके साथ बोल रहा हूँ, हफ्ते में 3 दफा लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जी यू शुड पे मी फॉर इट। एक ऐसी शरारत मैंने की, मैंने कहा देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने कहा जी हम बहुत पुअर हैं, हमारे पास फंड्स का मसला है। मैंने कहा तुमको शर्म आनी चाहिए, मुझे तुम पैसे नहीं देते हो $10-15, मैं तो उनके मजाक कर रहा था। और वॉइस ऑफ अमेरिका $10 मिलियन के साथ अपनी ट्रांसमिशन करा सिंध में। मैंने कहा आपके ख्याल में हम समझते हैं कि आप लोगों की क्या राय में, आपके ख्याल में हम जानते नहीं है? ऐसे ही तो ये याद रखें, ये सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इनका। कि और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह इज नॉट टेकन ऑफ, इट हैज टेकन ऑफ। अभी आगे कंसोलिडेशन पे जा रही है। ये लोग कोई बदमाशी करेंगे इन द फॉर्म थ्रू यही इसी तरह जरदारी टाइप ऐसे लोगों से कि किसी तरह मामले को जो है वो सबोटाज किया जाए, रोड़े अटका जाए, ये याद रखें आप। अल्लाह खैर करेगा। और मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना ट्रस्ट बट वेरीफाई, इन्हीं का जो फॉर्मूला है प्रेसिडेंट रेगन ने कहा था, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करें। जनरल साहब का बहुत शुक्रिया और ब्रिगेड साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेच रहो तू दानी हिसाबे कमो बेच रहा हूँ। जिस तरह किसानों को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।